हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कशंस करेंगे न्यू ड्रग डेवलपमेंट के बारे में। अभी ये जो न्यू ड्रग डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और डिफरेंट स्टेप्स में होता है। सो पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है कि जो भी ड्रग बनाना है उसके लिए पहले हमें एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल पहले आइडेंटिफाई करना होगा, तो या फिर उसको सिंथेसाइज करना पड़ेगा या उसको आइसोलेट करना पड़ेगा किधर से भी। तो उस प्रोसेस में 1 से 2 साल निकल जाते हैं। फिर ये जो चीज़ है उसको हमें एनिमल में टेस्टिंग करना पड़ेगा, एनिमल एक्सपेरिमेंटेशंस कहते हैं उसे, प्री क्लिनिकल स्टडीज़ भी कहते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी सारी स्टडीज़ होती हैं जिसमें 2 से 4 साल लग जाते हैं। अगर जो कंपाउंड है ऑथेंटिक पाया गया तो फिर उसको क्लिनिकल ट्रायल मीन्स ह्यूमन में इंट्रोड्यूस करने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, जिसमें 6 महीने लग जाते हैं। उसके बाद प्रॉपर फॉर्मुलेशंस बनाया जाता है और उसका स्टैंडर्डाइजेशंस किया जाता है। जो मोलिक्यूल्स हमने आइडेंटिफाई किया था उसका, उसमें आधे से 1 साल लग जाता है। और इवेंचुअली उसके बाद एनिमल के बाद अब ह्यूमंस में हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स या क्लिनिकल स्टडीज़ करते हैं, जिसके भी फिर अलग अलग फेजेस होते हैं। और कंबाइन करके देखें तो 3 से 10 साल का पूरा ड्यूरेशन लग जाता है। अगर रिजल्ट्स बेटर आए तो उसके बाद फिर से हमें मार्केटिंग के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, जिसमें आधे से 2 साल लग जाता है। और इवेंचुअली मार्केटिंग करने के बाद भी आपको कुछ स्टडीज़ या उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, जिसे हम लोग पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस भी कहते हैं। तो ये सब जो पूरी प्रोसेस है बहुत ही लेंदी है, कहने का मतलब है बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। और कोई भी स्टेज पे अगर ये रुक जाए, प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स ना मिले या फिर उसका सेफ्टी एस्टेब्लिश ना हो तो हम लोग फिर आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए नया मोलिक्यूल ढूंढने में और उसके बाद डेवलप करके एक ड्रग बनाने में बहुत सारे पैसे, समय और रिसोर्सेज काफ़ी कुछ वेस्ट होता है। तो इसीलिए डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वही ये सब अफोर्ड कर सकते हैं। अभी जो नया मोलिक्यूल है, ड्रग है, उसका डिस्कवरी और इन्वेंशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो एक चीज़ है कि नेचुरल सोर्सेज जो है उसको एक्सप्लोर करें। ये मोस्टली होता है कि नेचुरल सोर्सेज जो होते हैं वो प्लांट्स है या एनिमल है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनके अंदर से डिराइव करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी कुछ एग्जांपल्स है, 2-3 एग्जांपल्स आप याद रख सकते हैं। जैसे प्लांट्स में से एफेड्रा में से एफिड्रीन मिला, सिंकोना बार्क था उसमें से क्विनिन एंटी मलेरियल ड्रग मिला, क्यूरेर जो मसल रिलैक्सेंस है उसमें से डी टोबोक्यूरेरिन बनाया, बेलाडोना में से एट्रोपिन मिला, सो ओपियम में से मॉर्फिन मिला। सो काफ़ी सारे नेचुरल सोर्सेज डिराइव ड्रग हैं। उसके बाद कुछ ड्रग्स जो एनिमल सोर्सेज में से भी मिलते हैं, जैसे एड्रेनालिन हो गया, कुछ हार्मोन हो गया जैसे थायरोक्सिन, इंसुलिन, लीवर एक्सट्रैक्ट्स, एंटीबॉडीज़, एंटीसीरास। तो ये सब एनिमल सोर्सेज में से मिलते हैं। और जैसे पेनिसिलिन का ब्रेक थ्रू डिस्कवरी था वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से डिराइव्ड होता है। सो ये कुछ नेचुरल सोर्सेस आप देख सकते हैं जिसके अंदर से आप फिर वो ड्रग या मोलिक्यूल डिराइव कर सकते हैं। दूसरा अप्रोच जो है वो है सेरेंडिपिटसली, मीन्स कि इसमें क्या होता है, सेरेंडिपिटस मीन्स कि अपने आप से खुद ही डिस्कवर हो जाना। आप कुछ दूसरी चीज़ ढूंढ रहे हो, दूसरा कुछ एस्पेक्ट में काम कर रहे हो और आपको सडनली एक नया ब्रेक थ्रू मिल जाता है। तो जिसे हम लोग सेरेंडिपिटस कहते हैं कि हमारा इंटेंशन नहीं था वो खोजने का, हम लोग दूसरी चीज़ खोज रहे थे और मिला कुछ और। तो ऐसी काफ़ी सारी सेरेंडिपिटस डिस्कवरी हुई है ड्रग की, जिसमें कुछ एग्जांपल बारबीचुरेट्स और क्लोरप्रोमाजिन जैसी ड्रग के भी है। फिर क्या करते हैं, लीड ऑप्टिमाइजेशन एक दूसरा एक वे है। लीड ऑप्टिमाइजेशन उसमें क्या है कि जो भी हमें नोन प्रोडक्ट्स हैं, तो नोन प्रोडक्ट्स के हमें कंजीनर्स बनाने हैं, उनके जैसे ही बनाने हैं। जैसे नेचुरल नोन प्रोडक्ट्स हैं या फिर सिंथेटिक प्रोडक्ट्स है तो उसके कंजीनर्स बनाने हैं, उसके जैसे ही बनाने हैं। लेकिन हमको क्या करना है कि थोड़ा बेटर वर्जन अब बनाने का ट्राई करना है। सो उसी की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी हो लेकिन ज़्यादा सिलेक्टिव एक्शन हो, एडीआर कम हो, अच्छी एक्शंस हो, मोर इफेक्टिवनेस हो, तो हमें वो ट्राई करना है। तो ऐसे लीड ऑप्टिमाइजेशन से भी कुछ ड्रग हम लोग बना सकते हैं। फिर एक प्रोसेस है इनांशियोमर प्रोसेस। अभी क्या होता है कि काफ़ी सारी ड्रग्स जो होती है ना वो कीरल कंपाउंड्स होती है। कीरल कंपाउंड में क्या होता है कि काफ़ी सारी ड्रग्स अगर हम लोग उसका मोलिकुलर लेवल पे देखें तो दो कंपाउंड का मिक्सचर होता है। उसमें आर एंड एस दो फॉर्म होते हैं और दो फॉर्म मिलके वो ड्रग बनी होती है। तो इस आर और एस को हम लोग बोलते हैं इनांशियोमर्स, इसको इनांशियोमर्स भी बोलते हैं। तो ये जो आर और एस को है हम लोगों को अलग करना है।
तो इनको हम लोग अलग कर देते, तो आर एक सेपरेट ड्रग बन जाएगा और एस एक सेपरेट ड्रग बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये जो इनांशियोमर्स होते हैं उनकी सेपरेट एक्टिविटी होती है, उनका सेपरेट साइड इफेक्ट होता है, उनकी सेपरेट इफेक्टिवनेस होती है। तो अगर उनको हम आइसोलेट करके इंडिविजुअल ड्रग के तौर पे यूज़ करेंगे तो कई बार हो सकता है कि उससे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। तो ऐसा जो रेसेमिक मिक्सचर यूजुअली जो होता है आर आर एस का, इसमें से हम लोग इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं सिंगल इनैंशियोमर को और इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स है, जैसे एटेनोलॉल यूज़ होता था, उसमें से हमने एस एटेनोलॉल निकाला तो वो हाफ डोज में ही बेटर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और टॉलरेबिलिटी भी बेटर है। ओमेप्राजोल में से उसका एस ओमेप्राजोल निकाला तो उसका बेटर ओरल बायोबिलिटी है। सेम वे एस पेंटोप्राजोल ज़्यादा पोटेंट है। एस सिटालोप्राम लोअर डोज में भी लेस साइड इफेक्ट्स हो प्रोड्यूस होता है। सो ऐसे कुछ एग्जांपल्स आप याद रख सकते हैं जो उसका इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है अगर सिंगल इनांशियोमर यूज़ करें तो। फिर होता है एक रैशनल अप्रोच जिससे हम लोग ड्रग डिस्कवरी में हेल्पफुल हो सकता है। जैसे हमें पता है कि कोई भी ड्रग्स जो कहाँ पे काम करती है, इसलिए हमको वो सिस्टम का फिजियोलॉजी क्या है, बायोकेमिकल और पैथोलॉजिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो नॉलेज को अप्लाई करके हम लोग एक स्पेसिफिक टारगेट पे आ सकते हैं कि ओके भाई ये जगह है कि जहाँ पे काम करने वाली हमें ड्रग बनानी हो, या फिर ये एंजाइम है जिसको इनहिबिट करने वाली हमें ड्रग बनानी है, ठीक है। तो अब क्या है कि स्पेसिफिक टारगेटेड आप अप्रोच रख के वो ड्रग डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इससे भी कुछ ड्रग्स बनी है, जैसे कुछ ड्रग्स हैं वो स्पेसिफिक जीआईटी में एक पंप होता है एच प्लस के प्लस एटीपीज, उसको ही इनहिबिट करता है। तो वो एज एन पेप्टिक अल्सर में वो ड्रग यूज़ होती है। प्लेटलेट का जो एडेजेंस होता है, दो प्लेटलेट का जो एडेजेंस होता है, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल कुछ मोलिक्यूल्स हैं, तो ऐसे रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। GP2B3 है, ग्लाइकोप्रोटीन 2B3 है। तो उस रिसेप्टर्स को एक्ट करने वाले ड्रग्स बनाए हैं जो प्लेटलेट का जो फंक्शंस है या प्लेटलेट जो एग्रीगेशन होता है उसको वो इनहिबिट करता है। फिर होता है मोलेक्युलर मॉडलिंग। अभी क्या है कि एडवांस मोलेक्युलर लेवल पे साइंस चला गया है, तो मोलेक्युलर लेवल पे हम लोग देख सकते हैं उसके 3 डायमेंशनल रिसेप्टर्स कहाँ पे वो ड्रग काम करता है, उस एंजाइम पे काम करता है, और उसके हिसाब से हम लोग फिर वो बना सकते हैं। दूसरा एक होता है कॉम्बिनेशनल केमिस्ट्री, जिसमें क्या होता है कि हम लोग रैंडम मैनर में दो डिफरेंट केमिकल ग्रुप्स कंबाइन करके नया मोलिक्यूल डिराइव करके फिर उसमें आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और इवेंचुअली अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो है बायोटेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के एग्जांपल है, जिससे काफ़ी सारे हॉर्मोन्स और इंसुलिन उससे डिराइव्ड होते हैं, जिससे क्या होता है कि एनिमल डिराइव्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें एंटीजेनिसिटी का खतरा बढ़ जाता है, इसमें ये सब कम होता है। तो ये डिफरेंट वेज थे जिससे हम लोग सबसे पहले तो मोलेक्यूल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जो मोलेक्यूल आइडेंटिफाई हो गया है उसको हमें एनिमल में एक्सपेरिमेंट करना है। तो एनिमल के अंदर टेस्टिंग किया जाता है उनकी फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल देखने के लिए। अभी काफ़ी सारे एनिमल्स होते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द ड्रग और उसके एक्शन के हिसाब से एनिमल चूज़ किया जाता है। काफ़ी सारे रोडेंट्स यूजुअली यूज़ किए जाते हैं, जिसमें माउस, रैट, गिनी पिग, हैमस्टर और रैबिट का यूज़ किया जाता है। और इसके बाद लार्जर एनिमल्स पे स्टडी किया जाता है, कैट, डॉग और मंकी के ऊपर। इसके बारे में डीप में हम जानकारी प्रैक्टिकल क्लासेस में लेंगे। अभी कौन कौन से टेस्ट एनिमल पे किए जाते हैं, तो काफ़ी सारे टेस्ट किए जाते हैं एनिमल के ऊपर। सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट किए जाते हैं। कोई स्पेसिफिक फार्माकोडायनेमिक एक्टिविटी ढूंढने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं एनिमल के ऊपर। अगर वो मिलती है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एनिमल का कोई पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू निकालते हैं और उसके ऊपर स्पेसिफिक एक्टिविटी की स्टडी करते हैं, जैसे वाजोडाइलेटिंग एक्टिविटी है या कंस्ट्रिक्ट मसल कंस्ट्रिक्टिंग एक्टिविटी है। वो सब देखने के लिए हम लोग एनिमल का सेक्रीफाइस करके उसके अंदर से वो ऑर्गन निकाल के उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर एक टेस्टिंग होता है कि एनिमल मॉडल्स, ये क्या होता है कि जैसे ह्यूमंस में कोई डिसीज़ है जिसके लिए दवा बनाई गई है, तो सेम टाइप का डिसीज़ एनिमल में प्रोड्यूस किया जाता है और उसे बोलते हैं हम लोग एनिमल मॉडल्स। जैसे ह्यूमंस में डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए कोई दवा हम लोग बना रहे हैं, तो हम लोग एनिमल्स में भी डायबिटीज़ क्रिएट करेंगे और उस टाइप के डायबिटिक एनिमल मॉडल्स क्रिएट करेंगे और जिसके ऊपर एंटी डायबिटिक ड्रग का
स्टडी होगा। फिर वो कन्फर्मेटरी टेस्ट किए जाते हैं, सिस्टमिक फार्माकोलॉजी और कोई सिस्टम्स के साथ क्या इफेक्ट आती है वो ड्रग का, वो देखने के लिए। फिर क्वांटिटेटिव टेस्ट जिसमें सब फार्माकोडायनेमिक जो इफेक्ट्स हैं वो देखी जाती है, ड्रग का पोटेंसी एफिकेसी कंपेयर किया जाता है एग्जिस्टिंग ड्रग के साथ, उसका डीआरसी हम लोग लेते हैं, फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज़ करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है टॉक्सिसिटी स्टडीज़, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़रूरी है, ह्यूमंस में डालने से पहले एनिमल में टॉक्सिसिटी टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो टॉक्सिसिटी में भी अलग अलग टॉक्सिसिटी टेस्ट किए जाते हैं, जैसे एक्यूट टॉक्सिसिटी मीन्स 1 से 3 दिन का एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद एनिमल में क्या इफेक्ट आया। फिर सब एक्यूट टॉक्सिसिटी में 2 से 12 वीक के लिए एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद एनिमल में क्या इफेक्ट होता है। और क्रोनिक टॉक्सिसिटी 6 से 12 महीने एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद क्या इफेक्ट होता है। ये फिजिकल भी देखते हैं और इवन एनिमल को सेक्रीफाइस करके टिश्यू को फिर माइक्रोस्कोप में डाल के भी देखते हैं कि क्या चेंजेस होते हैं। फिर स्पेशल रिप्रोडक्शन और टेरेटोजेनिसिटी टेस्टिंग करते हैं कि इससे कोई रिप्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ता है कि नहीं, ये ड्रग से एनिमल में स्पर्मेटोजेनेसिस, ओव्यूलेशन, फर्टिलिटी पे या फिर कोई फीटस डेवलपमेंट पे कोई इफेक्ट होता है कि नहीं, वो देखते हैं। म्यूटेजेनेसिटी, ये ड्रग से कुछ जेनेटिक चेंजेस होते हैं कि नहीं, वो देखते हैं। और फिर कार्सिनोजेनेसिटी, उसके लिए थोड़ा लंबा स्टडी करते हैं और पूरा एनिमल का जो लाइफ होता है उसके दौरान स्टडी करते हैं, और कोई ट्यूमर डेवलप होता है कि नहीं वो देखते हैं। ठीक है, फिजिकल एंड एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन दोनों से। अगर ये सब टेस्ट करने के बाद प्रॉपर रिजल्ट्स मिलते हैं हम लोग को, तो फिर हम जो ड्रग्स होते हैं उसको एफडीए के पास उसका पूरा डेटा भेजते हैं और उनसे परमिशन लेते हैं कि भाई ये इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग है जिसका प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हमें मिला है, और इसको अब हम लोग ह्यूमंस में इंट्रोड्यूस करने का परमिशन चाहते हैं। तो फिर क्या होता है कि एफडीए जो होता है वो परमिशन देता है डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट्स, और उसके साथ कुछ चीज़ें भी जुड़ी हुई होती हैं। जैसे ह्यूमंस में आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें पता है कि उसे हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स या क्लिनिकल स्टडीज़ बोलते हैं, यूजुअली 4 फेजेस में डिवाइड होता है। और ये सब जो स्टडीज़ आप ह्यूमंस में करते हैं, आप ह्यूमंस में कर रहे हो तो क्या है कि आपको उन ह्यूमंस का या फिर जो भी सब्जेक्ट्स में कर रहे हो ह्यूमन सब्जेक्ट्स में उनके बारे में सोचना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट करो तो जिनके ऊपर कर रहे हो उनके बारे में आप मत सोचो। तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस है, जैसे गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस हो गया, ये गाइडलाइंस को आपको ध्यान में रख के करना पड़ता है। या फिर इंडिया में शेड्यूल वाई है जो ड्रग और कॉस्मेटिक रूल्स में है, उसमें पूरा गाइडलाइंस दिया गया है कि किस किस चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से आपको स्टडीज़ करना है। अभी जो 4 फेजेस होते हैं यूजुअली क्लिनिकल ट्रायल्स के, 1, 2, 3 एंड 4, और हम लोग देखेंगे कि क्या है ये 4 फेजेस। तो ब्रीफ में देख लेते हैं कि पहला फेज जो होता है वो जनरली सेफ्टी के लिए होता है। सो हम लोग फार्माकोलॉजी और सेफ्टी देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग हेल्दी वॉलंटियर्स और हेल्दी सब्जेक्ट्स में ही ड्रग इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे सेफ्टी देखना है कि ड्रग से कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स होता है कि नहीं। उसके बाद हम लोग थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेशन में जाते हैं और डोज रेंजिंग के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पेशेंट्स के अंदर हम इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर हम कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स और डिफरेंट एथनिक ग्रुप के पेशेंट्स लेते हैं और जहाँ पे थेराप्यूटिक कन्फर्मेशन होता है, ये जो स्टडी है उसको कंफर्म करता है, कंपैरिजंस करता है, ज़्यादा नंबर्स में स्टडी करते हैं तो ऑथेंटिक डेटा मिलता है। और इवेंचुअली इसके बाद हम लोग परमिशंस के लिए ड्रग को रख सकते हैं मार्केटिंग के लिए। अगर मार्केटिंग परमिशन मिल जाता है तो फेज़ 4 शुरू होता है, जिसे हम लोग पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस बोलते हैं। मार्केटिंग के बाद ड्रग के ऊपर हमें ध्यान रखना ज़रूरी है, उसका डेटा कलेक्ट करके अथॉरिटी को सबमिट करना ज़रूरी है, जिसे हम लोग पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस भी बोलते हैं। तो ऐसे 4 फेजेस होते हैं, फेज़ 1, 2, 3 एंड 4। ग्रेजुअली जैसे आप चारों फेज़ में जाएंगे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे 20 से 80 थे, यहाँ पे 100 to 300 हो गए, यहाँ पे 1000 to 3000 हो गए, और यहाँ पे बहुत सारे हो गए, क्योंकि ये फेज़ के बाद यहाँ पे मार्केटिंग परमिशन मिलता है और मार्केटिंग के बाद काफ़ी सारे पेशेंट्स में ये ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो हमने देखा जैसे ये था मेनली सेफ्टी के लिए था, ये था एफिकेसी के लिए और डोज रेंजिंग के लिए था, ये कन्फर्मेशंस के लिए था, एफिकेसी, डोज रेंजिंग, सभी चीज़ों का। और ये लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस, लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स, ड्रग इंटरैक्शंस, ये सब देखने के लिए था। तो ऐसे 4 फेजेस को हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स को डिवाइड करते हैं।
अभी एक नया अप्रोच भी आया है क्लिनिकल ट्रायल में जिसे हम फेज़ 0 भी बोलते हो या फिर माइक्रो डोजिंग भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई कबार शॉर्ट क्वेश्चंस में या वाइवा में पूछते हैं कि आपको पता है क्या है फेज़ 0 या फिर माइक्रो डोजिंग। तो जैसे फेज़ 0 है तो ये क्या है कि बिफोर फेज़ 1 ट्रायल करना होता है। जो 4 फेजेस हमने कहे थे उसमें फेज़ 1 से पहले ये स्टडी होता है, तो इसे फेज़ 0 कहते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये लोग जो भी बहुत ही एक्सट्रीमली लो डोज में जो ह्यूमन डोज उन्होंने जो डिसाइड किया होता है उससे 1/100th ऑफ डोज वो लोग जो होते हैं या फिर मैक्सिमम 100 माइक्रोग्राम का डोज जो होते हैं वो लेते हैं और उसको हेल्दी वॉलंटियर्स में इंट्रोड्यूस करते हैं। इससे क्या होगा कि और उसके बाद क्या होगा कि उसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल देखते हैं। अब इतना कम डोज के लिए उसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल देखने के लिए अपने पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स तो होने चाहिए। है अपने पास तो है, हाँ है। तो अपने पास काफ़ी सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक्सेलरेटेड मास स्पेक्ट्रोमेट्री और LSMS काफ़ी सारे हैं जो अल्ट्रा लो लेवल ऑफ ड्रग्स भी ब्लड में बता देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही कम डोज में जो ह्यूमन में डोज जाने वाला था उससे 1/100th ऑफ डोज में हम लोग ड्रग हेल्दी सब्जेक्ट्स में डालते हैं जिससे हम लोग फार्माकोकाइनेटिक डेटा हमें मिल सके। अभी उससे एडवांटेज क्या है, ये एक्सरसाइज करने से एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज ये है कि इतना कम डालने से पहले तो कि टॉक्सिसिटी का चांसेस बहुत कम हो जाएगा, साइड इफेक्ट्स या टॉक्सिसिटी का चांसेस तो बहुत ही कम हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इससे क्या होगा कि जो एनिमल में हम लोग फार्माकोकाइनेटिक स्टडी करते हैं वो करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो इससे दो चीज़ों की करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक एनिमल में जो फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज़ और दूसरी जो फेज़ 1 ह्यूमंस में करते हैं। हम लोग फेज़ 1 ह्यूमंस में क्यों करते हैं? सेफ्टी के लिए ही करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमें करने का यूजुअली ज़रूरत नहीं पड़ेगा और हमारा काफ़ी सारा टाइम, पैसा और रिसोर्सेज बच जाएगा। तो उसके लिए ये फेज़ 0 स्टडीज़ लाया गया है जिसे माइक्रो डोजिंग स्टडीज़ भी कहते हैं। और इससे अगर प्रॉमिसिंग रिजल्ट मिलता है तो काफ़ी सारा हमारा टाइम बच जाता है। तो इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि फेज़ 0 या फिर माइक्रो डोजिंग क्या है। थैंक यू वेरी मच।